आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यह देखिए डेली साइंस डोज की चौथी नंबर की वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो गई हुई है। यदि आप उस तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो देख सकते हैं। और यह मिशन एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल रूप से है और इसके साथ साथ जो आगामी एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, उसके लिए भी यह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और चैनल का नाम दोस्तों बदल चुका है, अब हो गया है चैनल का नाम यशभान स्टडी पॉइंट, यशभान स्टडी पॉइंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले से बताया हूँ कि इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं और इसमें 20 टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो पहले से 10 साल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसमें केवल साइंस के ही रिमिक्स क्वेश्चन हैं। काफ़ी डिटेल के साथ है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको अलग अलग नोट करके अपना नोट्स भी बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है, जल के शुद्धिकरण में प्रायः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका से आंसर हो जाएगा क्लोरीन, मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताए दोस्तों कि क्लोरीन कैसे। देखिए विरंजक चूर्ण एक केमिकल होता था। पहले के लोग क्या करते थे, कुआं का पानी पीते थे। कुएं का पानी में जब अशुद्धियाँ आ जाती थी या फिर कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे, छोटे छोटे कीटाणु पड़ जाते थे, तो उसमें विरंजक चूर्ण छोड़ दिया जाता था। विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2 और जब इसको पानी में छोड़ते थे तो ये देखिए रिएक्शन हो जाती थी CaOCl2 की पानी से। बनता क्या था, देखिए OO 2 बार बन गया और ये H2 2 बार हो गया, तो CaOH का ट्वाइस। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये क्लोरीन गैस निकल जाती थी Cl2। यही क्लोरीन गैस सूंघ करके सारे कीटाणु मर जाते थे और पानी साफ हो जाता था। तो विरंजक चूर्ण की सहायता से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। तो आप इतना ध्यान में रखिए, यदि पूछा जाता है कि पानी किससे साफ किया जाता है तो विरंजक चूर्ण देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, यदि नहीं है तो क्लोरीन गैस खोजेंगे। देखिए जो पानी की टंकी होती है बड़े बड़े शहरों में, महानगर पालिका की पानी की टंकी होती है, वहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है। तो वो घरों में पानी टंकी से पाइप के माध्यम से आता है। तो पानी में आवश्यक क्लोरीन की मात्रा मिला दी जाती है ताकि यदि रास्ते में कहीं पाइप फट गई और वहाँ पे नाली का पानी जाने लगा उस पाइप में, तो उसमें क्या हो कि क्लोरीन इतना मिलाई जाती है कि नाली का पानी उस पीने वाले पानी में मिलने के बाद भी वो पानी खराब ना हो, उसमें जो कीटाणु पड़े वो साफ हो जाएं। तो पानी के शुद्धिकरण में विशेष रूप से क्या मिलाई जाती है, तो क्लोरीन। तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो आहार नाल, अब आहार नाल का मतलब हो गया, देखिए पाचन तंत्र में जो ये देखिए मुंह से चलती है, फिर ये आमाशय होता है, फिर ये इधर देखिए लीवर होता है, फिर छोटी आंत बड़ी आंत, फिर इधर से जाके छोटी बड़ी आंत हो जाती है, ठीक है। और ये देखिए आहार नाल इतना हो गया, फिर ये देखिए आमाशय हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये देखिए इधर ये लीवर हो गया और फिर यहाँ से पाइप, ये अग्नाशय और फिर ये छोटी आंत, फिर यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाती है, फिर ये रेक्टम की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये इसे हम कहते हैं ग्रास नली, और ये आगे वाला हिस्सा जो है ना ये मुंह की तरफ रहता है जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये आमाशय वाला हिस्सा है और ये जो है इधर ये इसमें लीवर है और फिर पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, फिर यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है 6.5 मीटर लंबी और फिर यहाँ पे 1.5 मीटर लंबी नीचे बाईं तरफ बड़ी आंत शुरू हो जाती है। तो देखिए इसमें जो छोटी आंत होती है ना, पूरा सिस्टम ऊपर से लेके मुंह से लेके बड़ी आंत के मलाशय तक ये पूरा आहार नाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वह छोटी आंत का होता है, छोटी आंत का हिस्सा। ये कितना होता है, तो लगभग इसकी लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ये सभी एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है, लेकिन यही एक्यूरेट डाटा है। देखिए छोटी आंत की लंबाई क्या है, तो 6.5 मीटर लगभग लंबी, और बड़ी आंत की लंबाई क्या है, तो 1.5 मीटर लंबी। और बड़ी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, तो 6.7 मीटर, 6.7 मीटर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी वो मोटी होती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा छोटी आंत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता दें फिर से, देखिए क्लियरली, छोटी आंत इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन सही होगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन होते हैं, देखिए डिओडेनम, ठीक है, छोटी आंत का शुरुआती भाग होता है। दूसरा होता है जेजनम, जेजनम में जबकि कोई भी पाचन नहीं होता है, यह एक तरह से अवशेषी होता है। और फिर होता है इलियम, तो छोटी आंत का एक भाग है इलियम, तीसरा भाग अंतिम भाग, और इसी भाग में सबसे देर तक भोजन रहता है और इसी भाग में भोजन का सबसे लंबे समय तक पाचन शुरू होता है, ठीक।
चलिए अब छोटी आंत का देखिए 3 भाग है, तीनों को याद रखिएगा, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरह से बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक भाग होता है सीकम, दूसरा कोलन, सीकम कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम। ठीक है, याद रखिएगा। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी, तो 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी, तो 6.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन से, या फिर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, और फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो ये सभी घटनाओं के कारण इंद्रधनुष बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इंद्रधनुष कैसे बनती है। देखिए ये एक प्रिज्म होता है, ठीक है, ये एक त्रिभुजाकार और पारदर्शी माध्यम होता है, ये त्रिकोणी होता है, प्रिज्म होता है। और इस पर क्या है, सूर्य के प्रकाश की किरण, ऐसे सफ़ेद प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। और यह आपतित किरण है, यह प्रिज्म के ऊपर पड़ेगी, और जब ये पड़ेगी तो ये 7 रंगों में सूर्य के प्रकाश की किरण विभक्त हो जाती है। और आप इसको जानते हैं विबग्योर कहते हैं, विबग्योर नीचे की तरफ से ऊपर, इसको कहते हैं बैनियाह पीनाला। ठीक है, बैनियाह पीनाला, तो ऊपर सबसे लाल आता है। अब देखिए लाल रंग की तरफ तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है और आवृत्ति न्यूनतम होती है। इसका मतलब हो गया कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी और आवृत्ति लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी और आवृत्ति सबसे कम होगी, और विचलन कोण सबसे कम होगा रेड की तरफ। ठीक है, अब इधर देखिए बैगनी, नीचे सबसे बैगनी है, तो बैगनी का क्या क्या अधिक होगा। देखिए इसका विचलन कोण सबसे अधिक होगा, आवृत्ति सबसे अधिक होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो सूर्य की प्रकाश की किरण का किसी प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित होना, यह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इसी घटना के कारण आसमान में इंद्रधनुष बन जाती है, और यह घटना प्रायः बरसात होने के बाद जब धूप होती है तब होती है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल है, याद रखिएगा, बाह्य मतलब उनके शरीर के बाहरी हिस्से का, बाह्य कंकाल किसके बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए काइटिन क्या है, तो एक तरह का यह पॉलीसैकेराइड होता है, और अगर इसमें ऑप्शन में रहता है स्क्लेरेटिन तो वो भी सही होता है, स्क्लेरेटिन्स। तो ये क्या है, तो यह नेचर से यह पॉलीसैकेराइड है, और ये स्क्लेरेटिन्स और काइटिन्स, इन्हीं दोनों से मिल करके जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं या फिर कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो उन सभी के बाह्य कंकाल बने होते हैं। अब देखिए बाह्य कंकाल मीन्स आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्य जिनका बाह्य कंकाल बना होता है, तो वो देख लीजिए, जैसे मधुमक्खी क्या है, तो आर्थ्रोपोडियन है, आर्थ्रोपोड्स बिरादरी की है या फिर संघ की है। देखिए रेशम कीट पालन के जो कीट होते हैं, रेशम कीट, वो भी किस में आता है, तो भी आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। मच्छर, टिड्डी, कॉकरोच, झींगा, ये सभी किस में आते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। देखिए आर्थोमिस होता है ज्वाइंटेड मतलब जुड़ा हुआ, संयुग्मी या संयुक्त, और पोडामिस होता है पैर। जितने भी जीवों के पास पोडामिस होता है फुटमिस होता है पैर या फिर फिट, तो जितने भी जीव जंतुओं के पास ज्वाइंटेड पैर होता है, संयुक्त पैर होता है, उन सभी को हम आर्थ्रोपोड्स में रखते हैं। और ये लगभग प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थी, जेस्केल्मिन्थी, जेनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, लगभग 10 संघ हैं, और 10 संघ में यह जो है सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि इसमें लगभग 92,000 प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं, और इसीलिए इसी डाटा के साथ आर्थ्रोपोडा संघ सभी संघों में सबसे बड़ा है। अब देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है, और ये सभी हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीन होती है जो बॉडी में हमेशा ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है, और जब ये इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो आदमी को डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शुगर लेवल को कम करने के लिए ये इंसुलिन होता है, और ये इंसुलिन जब फेल हो जाता है, बॉडी में नहीं निकलता है, तो आदमी को डायबिटीज़ हो जाती है, व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक, और यह इंसुलिन सबसे छोटी प्रोटीन होती है सभी प्रोटीनों में, और सभी प्रोटीनें अमीनो अम्ल से मिलकर बनती हैं। तो ये इंसुलिन 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। ठीक, अब देखिए स्टार्च क्या है, सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है, विशेष रूप से जैसे गेहूं, आटा,
सभी में पाई जाती है, चावल में पाई जाती है, आलू में पाई जाती है, मटर में पाई जाती है। यह स्टार्च वही है जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके और क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं, तो वही स्टार्च होता है पौधों का भोजन। और उसी को हम लोग आलू जैसे खाते हैं तो स्टार्च हम लोग खाते हैं, उसी को हम लोग पका करके अपना भोजन बना लेते हैं। देखिए ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है। यह एक बहुलक है, एक तरह से ये प्राकृतिक बहुलक भी है और एक पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसके किसके मिलने से बना होता है, तो ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज अणु जब आपस में मिलते जाते हैं, कई एकलक अणु आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कब बन जाएगा ग्लाइकोजन, जब पूछा जाएगा व्यक्तियों के शरीर में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है। व्यक्तियों या फिर एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, मीन्स हम सभी जीव जंतु क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं या पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं, तो हमारे अंदर क्या स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो वह सभी ग्लाइकोजन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है। अब आप देखिए लोहे का क्या होता है, जैसे लोहे का कोई बना हुआ बर्तन है या फिर कोई पात्र है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो बारिश में क्या होता है कि नमी को सोख लेता है और उसकी धीरे धीरे जो ऊपरी परत होती है सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, मीन्स जंग लगने लगता है। ठीक है, तो जंग लगने लगता है तो उस जंग को न लगने के लिए, मीन्स जंग को रोकने के लिए कि जंग न लगे, इसके लिए उसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण या फिर कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, या फिर कहते हैं जस्तीकरण, जस्तीकरण। ठीक है, तो देखिए जस्तीकरण है, जस्ता की परत चढ़ाना, तो ये जस्ता का परत चढ़ाना मीन्स ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लोहे को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो जस्ते का। अब आप देखते हैं कहीं कहीं बाउंड्री बनाने के लिए एक तार आता है, कटीला तार, वो कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है लगभग, उस पर जस्ते की परत चढ़ाई गई होती है। या फिर आप देख लीजिए जो लेखपाल साहब लोग जरीब से खेतों की मैपिंग करते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो सीमा का भी निर्माण करते हैं, उसको सीमा में ले आते हैं, तो उनकी जरीब चैन वो भी किसकी बनी होती है, तो जस्ते की बनी होती है। ठीक, और देखिए निकल, निकल क्या करता है, किसी भी चीज़ को विशेष रूप से चमकाने में इस्तेमाल होता है और ये भी डी ब्लॉक का तत्व होता है। ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है। चलिए सल्फर गंधक किसको कहते हैं, हिंदी में गंधक। देखिए सल्फर अगर बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन तो जस्ता सही है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया तो सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं क्रैकिंग गैस, और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण यही फैलाती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर क्या है, सल्फर का संकेत तो ये है, यस है। और ये क्या करती है, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सल्फर का प्रयोग करते हैं, रबर की प्रकृति को अच्छा बनाने के लिए। जैसे रबर को खींचें तो वो उसमें प्रत्यास्था का गुण आए, खींचने के बाद वो तो अपनी मूल अवस्था में फिर चली आए, खींचने के बाद अगर हम छोड़ दें तो अपनी मूल अवस्था में चली आए। तो इस तरह के रबर के प्रत्यास्था के गुणों में सुधार करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है और सल्फर मिलाकर गर्म कर देते हैं, यह क्रिया कहलाती है रबर का वल्कनीकरण। तो क्वेश्चन है यदि इस तरह पूछा जाए कि रबर के गुणों में सुधार करने के लिए उसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो सल्फर। तांबा, देखिए तांबा क्या है, यह विद्युत का सुचालक पदार्थ है और इसे कहते हैं डी ब्लॉक का तत्व, और इसे कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु, और इसे मुद्रा धातु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मुद्रा धातु, मोनल मेटल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। नवजात शिशु, नवजात मतलब होता है इन्फेंट या फिर ऐसा बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो। नवजात मीन्स नौ मीन्स नया नया, जात मीन्स पैदा हुआ, शिशु मीन्स वही बच्चा जो माँ के गोद से, माँ के पेट से पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए नवजात शिशु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोनोटोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें यूफेनिक्स है, यूफेनिक्स क्या होता है, तो यूफेनिक्स भी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें यह पढ़ा जाता है कि जीवों के जीनों में, किसी भी जीव के जीन में हेर फेर करके उसमें से बेकार गुणों वाले, बेकार लक्षणों वाले जीनों को निकालकर अच्छे गुणों वाले जीनों को उसमें डाल दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी में सुधार होता है। तो जीनों में फेर बदल करके जीवों की पीढ़ी में सुधार करना,
इन सब का अध्ययन जिसमें किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे कहते हैं यूफेनिक्स। और इम्ब्रायोलॉजी, इम्ब्रायोलॉजी को कहते हैं भ्रूणीय विज्ञान, ठीक है, भ्रूण का अध्ययन। ये किस में आता है? तो ये पौधों में आता है। और बता दें कि पौधों की जनन क्रिया में जो युग्मक बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, युग्मकों का मिलना कैसे होता है, मीन्स निषेचन कैसे होता है, और फिर भ्रूण जब बन जाता है तो उसका विकास कैसे होता है। एक भ्रूण से एक नए संतान की उत्पत्ति जब तक होती है तब तक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन जिसमें किया जाता है वह होता है एम्ब्रायोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणीय विज्ञान, भ्रूणीय विज्ञान। चलिए अब देखिए बच गया ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी या फिर ओंकोलॉजी। अब देखिए ये क्या है ओंकोलॉजी? देखिए कैंसर होता है ना, कैंसर, तो कैंसर क्या है? एक तरह की बीमारी है और उसमें क्या होता है कि शरीर में न चाहने वाली या फिर अवांछित कोशिकाएं बनने लगती हैं और इसका मुख्य जिम्मेदार आदि ओन्कोजीन्स होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा जीन्स भाग लेता है, तो आदि ओनको होता है, ओन्कोजीन्स, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में अवांछित प्रकार की कोशिकाएं बनने लगती हैं और चूंकि कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है तभी हमारी शरीर बढ़ती है। तो इस तरह से जब कैंसर की केस होती है तो कैंसर की केस में जो कोशिका होती है अवांछित उसमें विभाजन होने लगता है और धीरे धीरे विभाजित होगी वो कोशिकाएं बहुत ही संख्या में हो जाती हैं शरीर में। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब उन कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैंसर हो जाता है बॉडी में। तो उस कैंसर का अध्ययन किसकी शाखा में करते हैं? तो विज्ञान की शाखा में करते हैं। उस शाखा क्या नाम है? तो ओंकोलॉजी है, ओंकोलॉजी। अब देखिए विटामिन B12 होती है जिसमें कोबाल्ट धातु होती है, ठीक है, कोबाल्ट धातु जिसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, उसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो उस विटामिन B12 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब देखिए एक अक्रिय गैस होती है जिसका नाम है रेडॉन, जिसको आर्यन से दिखाते हैं, आर्यन से, ठीक है, आर्यन से। आर्यन क्या है? तो रेडान है। और रेडान की खोज किसने किया? तो डार्न नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और ये डार्न एक रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, और इसका प्रयोग भी करते हैं कैंसर के इलाज में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक कौन है? ओजोन परत, आप देखते हैं हमारे वायुमंडल में कई परतें हैं, जैसे ये हो गई पृथ्वी सतह, ठीक है, और इस पर जो वायुमंडल है ना उसमें 5 परत, 1 2 3 4 और ये 5। और जीव जंतु देखिए इस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में। और ये पहली परत है, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरे को कहते हैं समताप मंडल, तीसरे को कहते हैं मध्य मंडल, चौथे को कहते हैं आयन मंडल, पांचवें को कहते हैं बहिर्मंडल, क्योंकि बाहर की तरफ होता है। तो अब इसमें से जो मध्य मंडल होता है ना, बीच वाला जो मध्य मंडल, मध्य मीन्स बीच में, जो बीच में होता है उसी में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से चलने वाली सभी पराबैंगनी किरणों को अपने पर अवशोषित कर लेती है और उनके तापमान को कम कर देती है, जिससे कम तापमान वाली किरणों को जमीन पर आने देती है, ठीक है। तो वो ओजोन परत अब खत्म हो रही है, मीन्स वो नष्ट हो रही है धीरे धीरे। कुछ गैसें ऐसी हमारी वायुमंडल की है जिसकी वजह से उसमें छेद हो रहा है। तो वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से छेद हो रहा है? उसी को पूछा गया मुख्य घटक कौन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीन्स सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में CFC लिखते हैं या फिर फ्रियॉन गैस लिखते हैं, फ्रियॉन गैस, या फिर फ्रियॉन 12 लिखते हैं। तो ये सारे ऑप्शन, सारे पॉइंट सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? तो ये प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलाता है, इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं, और ये अम्लीय वर्षा कराता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी अम्लीय वर्षा कराता है। मेथेन क्या है? मेथेन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस आप देखेंगे हरित गृह प्रभाव। अब हरित गृह क्या होता है? देखिए हरित गृह क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। देखिए इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस जैसे हमको देखिए आम एक निश्चित सीजन में मिलता है, आम हर मौसम में तो मिल नहीं सकता, लेकिन क्या होता है कि आम उगाने के लिए हम बिना मौसम के भी, बिना समय के भी हम आम उगा सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम एक कांच का घर बनाते हैं जिसमें चारों ओर से कांच लगा देते हैं, कांच से घेर देते हैं। उसके अंदर हम कृत्रिम रूप से एक मौसम बनाते हैं, कृत्रिम रूप से एक मौसम बनाते हैं। उस मौसम में बिना मौसम वाले फसलों को, सब्जियों को, फलों को उगाते हैं। तो उसी इन्वायरमेंट को, उसी सिस्टम को ग्रीन हाउस कहते हैं। अब ग्रीन हाउस की चूँकि जो दीवारें होती हैं वो कांच की बनी होती हैं, तो सूर्य की प्रकाश जब इन कांच से टकराता है
तो गर्म गैसों का निर्माण करता है। उन्हीं गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। उस ग्रीन हाउस गैस में मेथेन मुख्य रूप से पाई जाती है और इसको गर्म गैस कहते हैं। मेथेन को, मेथेन की वजह से वायुमंडल का ताप बढ़ता है, इसको हम कहते हैं भौगोलिक उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और मेथेन का दूसरा नाम पूछा जाए तो मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। और ये प्राकृतिक गैस, सीएनजी गैस, ठीक है, सीएनजी गैस प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। बायोगैस, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है और दलदली स्थानों में पाई जाती है। धान की खेतों में से भी मार्स गैस या फिर मेथेन गैस निकलती है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं आए हुए हैं, सारे पॉइंट कहीं न कहीं आए हुए हैं। देखिए, वायु का बुलबुला जल में किसकी भांति व्यवहार करते हैं, बहुतों बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आप जानते हैं अवतल लेंस वही लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है और जो दोनों तरफ से पारदर्शी होता है, मीन्स प्रकाश की किरणें इसके अंदर आ जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। पसारी, पसारी मीन्स फैलाएगी। आप जैसे गांव में सुनते होंगे भोजपुरी में कि कपड़ा पसार दो, फैला दो, तो अवतल लेंस है, ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को फैला देता है। जैसे देखिए, होता क्या है कि गाड़ी वाड़ी जो चलती हैं सड़कों पर रात में, तो गाड़ियों के आगे हेडलाइट लगी होती है, उसमें से क्या होता है, लाइट निकलती है, प्रकाश निकलती है, लाइट जलती है तो पूरे रोड पर उजाला हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि लाइट तो एक ही होती है, उसके किनारे किनारे अवतल लेंस की तरह जो पारदर्शी माध्यम बना होता है वो क्या करता है कि रिफ्लेक्ट करके उसको आगे की ओर पूरे रोड पर फैला देता है उसकी रोशनी को। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गाड़ी के हेडलाइटों में कौन सा लेंस या दर्पण प्रयोग किया जाता है तो अवतल ही मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन तांबे का अयस्क है। अयस्क क्या होता है, देखो जमीन के अंदर से अगर हम कोई भी चीज़ निकालें, कोई भी चीज़ निकालें ना, तो उसको खनिज कहेंगे। और अगर उसमें से कोई धातु निकल गई, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम पृथ्वी के उत्खनन के बाद पाएँ और उनमें से कोई धातु निकल जाए संयोगवश, जैसे एल्युमिनियम निकल जाए, लोहा निकल जाए, सोना निकल जाए, चांदी निकल जाए, क्रोमियम निकल जाए, निकिल निकल जाए, मैग्नीज निकल जाए, मैग्नीशियम निकल जाए, सोडियम निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, तो उस चीज़ को जिसमें से ये धातुएं निकलेंगी ना, उस पूरे सिस्टम को अयस्क कहेंगे। तो जमीन के अंदर का वो कौन सा चीज़ है जिसमें से तांबा निकल सकता है और हम तांबे का अयस्क उसे कह सकते हैं। तो देखिए, हेमेटाइट है, मैग्नेट है, बॉक्साइट है, मैग्नेटाइट है, तो इनमें से मैग्नेटाइट सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मैग्नेट नहीं, मैग्नाइट है, ठीक है, मैग्नाइट। अगर मैग्नाइट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये यमयन मीन्स मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा। और ये हेमेटाइट से क्या निकलता है, तो लोहा निकलता है। देखिए पूरे विश्व में लोहा अगर निकाला जाता है ना, तो वो किस अयस्क से निकाला जाएगा, तो हेमेटाइट से। भारत में भी जितना भी लोहा निकलता है वो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट से निकाला जाता है। बॉक्साइट किसका है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, इसका मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, लोहा, कुछ भी, ये सभी हमेशा अयस्क से निकाले जाएंगे। ये सभी अयस्क जमीन के अंदर होंगे हमेशा, इन सभी धातुओं को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। जिन चीज़ों से निकाला जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक मतलब पानी को गरमाते रहिए किस तापमान पर वो खौलने लगेगा, उसी को कहेंगे क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ सी नहीं है, यफ है, फ़ारेनहाइट हो गया तो ये गलत हो जाएगा। 112 डिग्री सेंटीग्रेड, चूँकि सेंटीग्रेड है ही नहीं, हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सेंटीग्रेड कहीं नहीं है, तो 212 फ़ारेनहाइट होता है, याद कर लीजिएगा। फ़ारेनहाइट में जब भी पूछा जाएगा तो 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर केल्विन में जब पूछा जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 373 डिग्री केल्विन। और ये हो गए पानी के क्वथनांक, सभी याद रखना, ठीक है, क्योंकि सब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा उसको दी जाती है वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो देखिए ब्रोमीन की, जल की, कांच की, रेत की, किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, मीन्स जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा।
तो देखिए बर्फ़ की कितना होगी तो 2100, चूँकि बर्फ़ उसमें ऑप्शन में नहीं है। लोहा की कितनी होगी तो 460। देखिए पारा की कितनी 140, केरोसिन तेल की 210, लेड की मतलब शीशा की 130, और जल की देख लीजिए ज़रा कितना है तो 4200 है। जल की कितनी है 4200। आपको मिल गया होगा, इस चार्ट से सभी का याद कर जाइएगा, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते देखिए मैग्नीज का भी अयस्क आ गया, जो मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था। मैग्नीज का अयस्क कौन है, मतलब मैग्नीज भी एक धातु है लोहे की तरह, और उस वह किससे निकाला जाता है। तो देखिए मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट में देखिए ये हो गया Mg का। मैग्नेसाइट मतलब मैग्नेसाइट से कौन सी धातु निकाली जाती है तो मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम कहाँ पाई जाती है तो क्लोरोफिल में पाई जाती है, हरित लवक बोलते हैं, ठीक है, जिनके कारण पौधों की पत्तियां या पौधों का रंग हरा होता है। देखिए मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट तो टाइट कौन सी चीज़ धरती पर टाइट होती है, जो लोहे की बनती है वो एकदम पूरा फिक्स टाइट होता है। तो लोहे की बनी हुई चीज़ टाइट होती है, याद रखिएगा संकेत है तो वो लोहे का हो जाएगा। मैग्नाइट तो मैग्नाइट 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 तो याद रखिएगा मैग्नीज का हो गया मैग्नाइट। और हेमेटाइट, हेमेटाइट इसमें भी टाइट आ गया, तो टाइट क्या रहेगा लोहा रहेगा, तो ये लोहे का हो गया, ठीक है। देखिए ट्रिक भी समझिए, जहाँ पर जैसे याद हो सके याद कर जाइए, ठीक है। यही सब पेपर में पूछे जाएंगे एनटीपीसी ग्रुप डी में, कहीं बाहर से थोड़ी आता है। अब इस तरह के सारे क्वेश्चन आप जितने भी आपको मिलें आप याद करते चलिए, नहीं तो फिर मेरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को रोक रोक के जगह जगह आप अपना नोट भी बनाते रहिएगा। चलिए देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो मैग्नाइट मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है। देखिए डीएनए क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो डीएनए बायो में कुछ इस तरह की संरचना देखे होंगे, ये डीएनए है। ये देखिए ये जो डोरा होता है ना, ये डोरी जैसी संरचना है। ये कै डोरा है, इसमें 2 डोरा है, तो दोनों को मिला के एक साथ कहते हैं द्विकुंडलित रचना। अगर पूछा जाए कि डीएनए एक कुंडलित होता है कि द्विकुंडलित, तो डीएनए डी से शुरू होते डी से डबल मतलब द्विकुंडलित रचना होती है। कुंडलित मतलब धागे नुमा रचना होती है, जिसको द्विकुंडलित रचना कहते हैं। और दोनों धागों में एक धागे का नाम होता है 5 डैश, इसको पढ़ते हैं 5 प्राइमर, 5 प्राइमर। और ये जब 5 प्राइमर से शुरू होगा तो ये 3 प्राइमर पे खत्म होगा। और है जो दूसर का धगवा है इसको कहते हैं 3 प्राइमर से 5 प्राइमर। और दोनों धागों जब लपटाए रहते हैं तो उनके बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और इसमें क्या होता है ना, इस तरह अगर इन दोनों को खोल देंगे तो इसे डंडा की तरह हो जाएगा, 2 डंडा इनको बीचों बीचों में से जोड़ देंगे, इसे सीढ़ीदार संरचना बन जाएगी, यही होता है। और हई धगवा जो मुड़ा था अभी सीधा हो जाएगा, तो 5 प्राइमर से 3 प्राइमर ये हो जाएगा, और हई दूसर का 3 प्राइमर से 5 प्राइमर हो जाएगा। और हई जो डंडवा है ना, इसमें 4 युग्मक पाए जाते हैं। ए हमेशा टी से जुड़ता है, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमिन। ए हमेशा टी से जुड़ेगा, जी मतलब ग्वानिन, ये हमेशा सी से जुड़ेगा, ठीक है, साइटोसिन से। सी मतलब साइटोसिन। और जब ए टी से जुड़ेगा तो टी फॉर होता है 2, 2 मतलब होता है डबल बॉन्ड। ए एडेनिन जब टी मतलब थायमिन से जुड़ेगा तो 2 बंध से जुड़ेगा, और ये दोनों बंध हाइड्रोजन बंध होते हैं, याद रखना। पूछा जाता है कि एडेनिन जब थायमिन के साथ जुड़ता है तो कितना बंध से जुड़ता है, तो 2 बंध से। और ये दोनों बंध कौन से बंध होते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन बंध होते हैं, ठीक। और ये ग्वानिन जब साइटोसिन सी से जुड़ता है तो 3 बंध इनके बीच में होता है, और इसमें यूरेसिल कहीं होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यूरेसिल नहीं होता है। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता। अब देखिए, अब पूछा जा सकता है आपसे कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है कि न्यूक्लियोसाइड होता है। तो हमेशा न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, देखिए जितने भी न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ठीक है, ये आपको मिलेगा नहीं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसमें बेस होता है प्लस शुगर होता है। बेस 2 तरह का हो सकता है, या तो प्यूरिन प्रकार का या तो पिरिमिडिन प्रकार का। प्यूरिन प्रकार का होगा तब भी 2 प्रकार का होगा, और पिरिमिडिन प्रकार का होगा तो फिर 2 प्रकार का, मतलब 4 प्रकार का हो गया। तो कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सभी बेस के नाम है, नाइट्रोजनी क्षारक कहते हैं। और शुगर में होती है 5 कार्बनिक शर्करा, जिसको कहते हैं राइबोज शुगर। यदि आपसे पूछा जाए डीएनए आरएनए में या फिर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में या फिर न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा पाई जाती है या शुगर, तो राइबोज शुगर, ये 5 कार्बन की शर्करा होती है, इसको कहते हैं 5 कार्बनिक शर्करा, ठीक है, जिसको कहते हैं पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ होती है,
बेस मतलब क्षारक, और यस मतलब शुगर, शुगर मतलब शर्करा। और जब न्यूक्लियोटाइड आएगा ना तो तीन चीज़ हो जाएगी। न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब टाइट, टाइट मतलब तीन चीज़, ठीक है, ऐसे समझिए। पहला हो जाएगा बेस, बेस मतलब क्षारक, दूसरा का हो जाएगा शुगर, शुगर मतलब शर्करा, और तीसरा हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, बीएसपी। बीएसपी मतलब बेस, बेस मतलब नाइट्रोजनी क्षारक, यस मतलब शुगर शर्करा हो गई, तीसरा पी, पी मतलब हो गया फास्फोरिक अम्ल। तो बीएसपी अगर रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड, बीएसपी मतलब तीन लोग तो टाइड, तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, कैलोरी मान की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ ईंधन कौन है? सबसे अच्छा ईंधन कौन है? ईंधन क्या होता है? गाँव में कहते हैं ईंधन, भोजपुरी में ईंधन, ईंधन नहीं कह पाते हैं। जैसे किसी का नाम विनोद रहता है तो कुछ और बुलाते हैं, विनोदवा बुलाते हैं। महेंद्र रहता है तो कुछ और कहते हैं। उसी तरह से ईंधन को कहते हैं ईंधन गाँव में। तो ईंधन का मतलब क्या है कि 1 ग्राम ईंधन को जलाइए तो जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा, जो सबसे ज़्यादा प्रकाश देगा, ऊर्जा देगा, उसी को कहते हैं कैलोरी मान। 1 ग्राम जलाएंगे जितना ज़्यादा देगा उसको कहेंगे कैलोरी मान। तो देखिए इनमें चारों में से कौन ऐसा है जो 1 ग्राम जलाएं तो बहुत ज़्यादा दे? तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलोरी मान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ होता है? तो ये हाइड्रोजन अंतरिक्ष में होता है, और अंतरिक्ष में देखिए इतना टेम्परेचर होता है, कहाँ से आता है अंतरिक्ष में? सूर्य पर इतना टेम्परेचर कहाँ से आता है? चूँकि बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम ही गैसें होती है, हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनती है। तो वहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन की आप कल्पना करिए ज़रा, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको नीचे चार्ट दे रहा हूँ, इसमें आपको लिखा हुआ है कि कुछ प्रचलित ईंधनों की दहन उष्मा या कैलोरी मान 1 होता है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन को जलाएंगे जब 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, देखिए प्रति ग्राम में है, याद रखना यहाँ प्रति ग्राम लिखा हुआ है, प्रति ग्राम, फिर से देख लो, देखो यहाँ पे प्रति ग्राम लिखा हुआ है, ईंधन है, ईंधन को जब जलाएंगे तो कितना किलो जूल प्रति ग्राम, और यहाँ देखिए लिखा हो किलो कैलोरी में, जब उसमें नापेंगे तब कितना आएगा प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम जब ईंधन को जलाएंगे तो कितना किलो कैलोरी देगा, और यहाँ देखो है कितना किलो जूल देगा। तो हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो 141.9 किलो जूल प्रति ग्राम देगा। और देखिए फिर उसके बाद सबका सबसे नीचे है, तो सबसे अधिक किसका हुआ? हाइड्रोजन का, याद करिएगा। और इनमें से देख लीजिए जिनका पूछा जाएगा उनका आप यहाँ से चार्ट में रट करके बता दीजिएगा, ठीक, चार्ट को कहीं नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बड़ी आंत का भाग नहीं है? तो देखिए बताया था अभी कि छोटी आंत के 3 भाग, ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन है? देखिए छोटी आंत लिख रहा था, छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन है? तो देखिए जिजेनम, पहले डिओडेनम, डिओडेनम, दूसरा जेजेनम, तीसरा इलियम। ये छोटी आंत के 3 भाग हो गए। जो छोटी आंत कितनी बड़ी होती है? तो 6.5 मीटर लंबी होती है, ठीक। अब बड़ी आंत का देखो, बड़ी आंत का कहते हैं, बड़ी आंत को कहते हैं इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, सीकम, कोलन ऑफ रेक्टम, रेक्टम मतलब होता है मलाशय, ठीक है, सीकम कोलन रेक्टम, या फिर इसी के नीचे होती है, रेक्टम के नीचे होती है वर्मीफार्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो देखिए बड़ी आंत का 3 भाग, सीकम कोलन रेक्टम। अब देखिए सीकम कोलन रेक्टम, ठीक है, ये देखिए इलियम बच गया ना, यही बड़ी आंत का भाग नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? भाई जमाने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कक्षा 6 से पूछा जाता है, आपको याद ही होगा, 746 वाट होता है। अब देखिए हार्स पावर को एचपी कहते हैं। जैसे आपकी मोटरसाइकिल कितने हार्स पावर की होती है, आप कभी देखे हैं? घोड़ा शक्ति, इसको कहते हैं घोड़ा शक्ति। हार्स मीन्स घोड़ा, पावर मीन्स शक्ति, घोड़ा शक्ति। घोड़ा की शक्ति जितना तेज होती है ना उतना ही तेज घोड़ा भाग सकता है। तो आप जान लो किसी भी मशीन की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तेज वो भाग सकता है। अब मान लो कि हमको 2 तल्ला घर में समरसेबल से पानी ले जाना है, तो मोटर छोड़ कर लगाएंगे पाव भर कर। अगर हमको 10 तल्ला हमारा घर हो गया और 10 तल्ले पे पानी चढ़ाना है, तो पाव भर के मोटर से चढ़ेगा पानी? नहीं। तो वो हमको ज़्यादा हार्स पावर का मोटर लगाना पड़ेगा नीचे समरसेबल में, तो खींच के 10 तल्ला नहीं 20 तल्ला पहुँचा देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? हार्स पावर बढ़ा देंगे मोटर का। उसी तरह से अब सोचो ट्रेन जो है, एक ठो बस एक ठो ट्रेन ले लो, तो बस में कितना हार्स पावर का इंजन होगा? चाहे ट्रक ले लो, ट्रक देखो क्या करता है, 1 का डिब्बा के बराबर होता है, वो भी 1 का डिब्बा का आधा होता है,
और ट्रेन जब चलेगी तो ट्रेन 2500 डिब्बा को खींच लेती है इकट्ठे, 50 को भी खींच सकती है। अभी देखो नागपुर में एक ट्रेन चली थी शेषनाग करके, और वो क्या किया, 450 डिब्बा को खींची है, रिकॉर्ड बनाई है, नागपुर से चली थी, सेंट्रल रेलवे का ही है। तो वो जो है शेषनाग नाम उसका रखा गया क्योंकि वो नाग की तरह लंबी सी दिख रही थी जब चलने लगी थी। तो उसमें 450 डिब्बा अटैच किया गया था, 4 गाड़ी का डिब्बा मिला के अटैच किया गया था। तो वो ट्रेन, जैसे ट्रेन जब बनती है ना तो उसका हार्स पावर कितना होता है, तो 74,000 हार्स पावर होता है। मतलब 3,000 हार्स पावर के ऊपर ही इंजन बनते हैं, रेल के इंजन 3,000 हार्स पावर के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, फ्यूज तार किसका बना होता है। फ्यूज तार जानते हैं क्या होता है। फ्यूज तार वही होता है जो आपका घर हो गया, तो आपके घर में जब पावर हाउस से लाइट आती है, पावर हाउस से लाइट आती है तो आप अपने घरों में ठो फ्यूज तार लगाते हैं, और फिर आप अपने घर में सारा जो भी जितने भी बल्ब, पंखा, वायर, एसी, डीसी सब लगाते हैं, वो सभी क्या करते हैं, पहले लाइट कहाँ से लेंगे, पावर हाउस से अपने घर में लेंगे, फिर घर से अलग अलग कमरों में लाइट, पंखा की रहेगी, लाइट की रहेगी, एसी की रहेगी, फ्रिज की रहेगी, कूलर की रहेगी, तो उन दोनों के बीच में एक फ्यूज़ लगाते हैं। जब आप अपने घर में पावर हाउस से लाइट लेते हैं तो वहीं पे एक फ्यूज़ लगा देते हैं बीच में, ताकि हमारे घर में अगर कभी लाइट तेज आए तो हमारे घर के सभी जो मशीन है या फिर लाइट है, पंखा है, बिजली के उपकरण है, वो सभी खराब ना हो, वो सभी जले ना, पहले फ्यूज़ तार उड़ जाए। तो फ्यूज़ तार बहुत कम गलनांक वाले पदार्थ का बनाया जाता है, जिससे कि जैसे भी वोल्टेज थोड़ा सा तगड़ा है तो फ्यूज़ तार गल जाए या ख़त्म हो जाए या फिर वहीं रुक जाए, बिजली को वहीं रोक दे, हमारे घर के सारे उपकरणों को बचा दे उड़ने से। तो देखिए टीना और शीशा का बनाया जाता है क्या, फ्यूज़ तार। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा माध्यम होता है जो बाहर से आने वाली बिजली को घर में जाने वाली बिजली के बीच में कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक। तो फ्यूज तार का गलनांक बहुत ही कम होता है, और वो किससे किससे बना होता है, तो पीबी माने लेड, लेड माने शीशा, और प्लस टिन, एस एन माने टिन से मिलकर बना होता है। और इसमें देखिए शीशा जो होता है ना, लेड, LEAD कहते हैं, लेकिन दिखाते हैं उसको पीबी से। पीबी का पूरा नाम होता है, ओरिजिनल नाम होता है प्लम्बम, लेकिन इसको कहते हैं शीशा है, याद रखना। और ये 75% होता है। जब 75% शीशा को 25% टिन के साथ मिला देते हैं तो बन जाता है आपका फ्यूज तार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बहुलक क्या होता है, बहुलक ऐसा पदार्थ होता है जो सड़ता गलता नहीं है जल्दी, कितना हूँ घिसो के सड़क पर रगड़ के तब भी नहीं घिसेगा, उसके ऊपर किसी पदार्थ से घिसोगे तब भी जल्दी नहीं घिसेगा, और उसको कितना हूँ घाम दिखा दोगे और धूप दिखा दोगे, रोशनी दिखा दोगे, गर्म कर दोगे, वो गर्म आएगा नहीं। कोई केमिकल अगर उसके ऊपर गिरा दोगे, अम्ल, क्षार, लवण कुछ भी गिरा दोगे तो वो खराब नहीं होगा। मतलब ताप रोधी, कुचालक मतलब विद्युत रोधी, ताप रोधी, विद्युत रोधी, अम्ल, क्षार, रसायन रोधी, ठीक है, अपघर्षण रोधी, मतलब हर तरीके की कोई असर नहीं पड़ता उस पर, उसे बहुलक कहते हैं हम। जैसे देखो बिजली का बोर्ड में जितना स्विच होती है, ठीक है, वो ले लो। जो लाइन आती है खंभे से अपने घरों में, उस पर देखिए आजकल आपके घर के सामने से जो लाइट जाती है उसमें प्लास्टिक लपेटी गई होती है ऊपर से, वो ले लो, वो भी बहुलक होता है। जो अपने घरों में आप वायरिंग के लिए जो पाइप लगाते हैं वो देखिए, उस पर भी जंग फंग नहीं लगता है, कभी सड़ता गलता नहीं है। आपके घरों का जो समरसेबल से पानी जाता है उसमें जो पाइप लगी तो वो भी सड़ती गलती नहीं है। तो ये सभी किसके बने हैं, तो बहुलक के बने हैं। तो प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है, तो देखिए ग्लाइकोजन सभी जीव जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, तो ये प्राकृतिक रूप से आता है, क्योंकि खाना पौधे बनाते हैं, पौधे प्राकृतिक रूप से बनाते हैं भोजन, तो वो हम खाते हैं, तो प्राकृतिक हो गया। सिल्क माने क्या होता है, सिल्क माने रेशम होता है। देखिए रेशम कीट पालन, रेशम बनाते हैं, रेशम भी प्रकृति से मिल गया। चमड़ा देखिए जो गाय भैंस होते हैं उनका चमड़ा या फिर किसी भी जीव जंतु का चमड़ा जो होता है वो भी प्राकृतिक रूप से आता है। बच गया बैकलाइट, तो बैकलाइट क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह कृत्रिम बहुलक है, यह हाथ से बनाया गया है प्रयोगशाला में, और ये किससे किससे मिलकर बनता है, तो याद रखिएगा फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से, ठीक है, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से मिलकर बना है, इसलिए इसको फिनाल फार्मेल्डिहाइड बहुलक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शैवालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों एक अच्छा 8, 9, 10, 11, 12 की साइंस ही है, याद रखिएगा 8, 9, 10, 11, 12 की साइंस है, और एनसीईआरटी पैटर्न से इन सारे क्वेश्चंस को लिया गया, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन आए रहते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और रेलवे में आया हुआ है।
तो आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए किसी भी तरह से, और इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले वहाँ से आप याद करिए। बाकी का मैं जो 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाया हूँ उसे देता रहूँगा। 20 मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कोशिश कर रहा हूँ सारी वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए किस प्रकार के शैवालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, देखिए इसमें जितने भी हैं ना, एनाबीना, नास्टाक, ऑस्टियोक्लेरिया और क्लोरेला, ये सभी शैवाल हैं। शैवाल क्या होता है, शैवाल क्या होता है, जैसे जहाँ पर धीरे धीरे पानी बहता है, चाहे नाली हो, चाहे आपके घर का मशीन हो, चाहे समरसेबल हो, मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर धीरे धीरे पानी बहता हो, फ्रेश वाटर बहता हो, वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे काई लगने लगती है। वो काई नहीं होती है, वो एक्चुअल में कॉलोनी बनाकर शैवाल पैदा होने लगती है, इसी की वजह से वो काई की तरह लगता है। काई मतलब क्या हो गया कि कई हजार शैवालें वहाँ पर धीरे 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 पनप रही हैं, बढ़ रही हैं, वो हो गया शैवाल आपका। ठीक, लेकिन देखिए सभी शैवाल हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से उनकी बॉडी बनी होती है, और वो नीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, बैगनी भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, जिसे देखिए रोडोफाइसी क्लास का अगर कोई सवाल रहेगा तो लाल रहेगा, फियोफाइसी का रहेगा तो भूरा रहेगा, क्लोरोफाइसी का रहेगा तो हमेशा हरा रहेगा। तो इस तरह से कभी मैं क्वेश्चन ये भी बनाऊंगा कि क्लास रोडोफाइसी में किस प्रकार के शैवाल होते हैं, या रोडोफाइसी क्लास के सभी शैवालों का रंग कैसा होता है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। ठीक, चलिए तो क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। वैसे अगर प्रोटीन देखा जाए तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है सोयाबीन में। सोयाबीन मतलब इसका नाम होता है, वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो ग्लाइसिन मैक्स होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, चलिए इसमें प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिए कैलकुलेटर की खोज किसने किया था। कैलकुलेटर वही है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। ठीक है, जब हम अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल कम करते हैं तो हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे ही 2 दूना 4 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका 8 सबको याद है। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर की खोज किसने किया। तो कैलकुलेटर की खोज किसने किया था, देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा ये कि यांत्रिक कैलकुलेटर तो बोला नहीं है, केवल कैलकुलेटर बोला है। तो यांत्रिक कैलकुलेटर की खोज किया था विल्हेम शिकार्ड ने। किसने किया था, विल्हेम शिकार्ड ने। कब किया था, तो 1642 ईस्वी में। कब किया था, 1642 ईस्वी में। चलिए अब देखिए पाउल्स है ना, बी पास्कल को छोड़ दीजिए, पास्कल जो हैं वो आधुनिक कैलकुलेटर के जनक कहलाते हैं। ठीक है, आधुनिक कैलकुलेटर के जनक कहलाते हैं, तो पास्कल इसमें सही हो जाएगा, और बी पास्कल को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विल्हेम शिकार्ड हो जाएगा। इन्होंने यांत्रिक कैलकुलेटर की खोज 1642 में किया था, और फिर आधुनिक कैलकुलेटर का जनक यदि पूछा जाता तो पास्कल सही हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पर करंट अफेयर की डेली वीडियो डाली जाती है। डेली करंट अफेयर लगभग सुबह 6 बजे तक अपडेट कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, तो आप उसे भी देखना शुरू कर दें यदि नहीं देखे हैं अभी आज तक तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।